हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट न्यूज़ की। इफ़ अ लेडी कैन फ्लाई राफेल, वाई फ्यूअर वुमेन अलाउड इन जज एडवोकेट जनरल पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट आस्क आर्मी। अगर एक महिला राफेल उड़ा सकती है तो सेना में नेतृत्व क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने जेएजी चयन में लिंग सीमा पर सवाल उठाया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से महिलाओं के लिए कम पद निर्धारित करने पर सवाल उठाया है, जबकि दावा किया गया था कि ये पद लैंगिक रूप से तटस्थ हैं, मतलब ये न्यूट्रल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर एक महिला राफेल उड़ा सकती है तो वो जेएजी के पद पर समानता क्यों नहीं मिल रही। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि अगर वायुसेना में किसी महिला को राफेल उड़ाने की अनुमति है तो सेना में जज एडवोकेट जनरल पर उन्हें नियुक्त करना इतना कठिन क्यों है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार से महिलाओं के लिए कम पद निर्धारित करने पर सवाल उठाया, जबकि दावा किया गया था कि ये पद लैंगिक रूप से तटस्थ हैं। न्यायालय ने दो महिलाओं द्वारा जेएजी भारतीय सेना प्रवेश योजना के पद पर नियुक्ति की मांग करते हुए दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान रिक्तियों को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता अर्शनूर कौर और एक अन्य ने दावा किया कि हालांकि उन्होंने क्रमशः 4th और 5th स्थान पर रैंक हासिल की और पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में मेरिट में उच्च स्थान रहा, फिर भी महिलाओं के लिए निर्धारित कम रिक्तियों के कारण उनका चयन नहीं किया जा सका। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी रैंक ली है, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए वैकेंसी कम होने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया। मतलब फिक्स है कितनी महिलाओं को जमा किया जाएगा, वहां पे लगाया जाएगा। सेना का जेएजी अधिकारी भारतीय सेना में कानूनी रूप से योग्य अधिकारी होता है, जो कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सैन्य कानून को बनाए रखता है। मतलब से कानूनी सलाहकार और सैन्य कानून। जेएजी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों और मुकदमेबाजी सहित कानूनी मामलों को संभालता है और सैन्य कानून के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही जेएजी अधिकारियों ने मानवाधिकारों और कानून के शासन सहित विभिन्न मामलों में सेना को कानूनी परामर्श और सहायता भी प्रदान की। मतलब ये इनके काम है मानवाधिकारों से रिलेटेड। सुनवाई के दौरान न्यायालय केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों से प्रभावित नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेएजी पद लैंगिक रूप से तटस्थ है और 2023 के चयन का अनुपात 50-50 है। उन्होंने कहा कि 2023 में जो चयन हुए थे उनका अनुपात 50-50 है, मतलब हाफ हाफ है, आधा है। उन्होंने यह भी कहा कि सेना की सभी शाखाओं में लिंग विशिष्ट रिक्तियां हैं और यह जनशक्ति मूल्यांकन और आवश्यकता पर निर्धारित है। मतलब वो डिपेंड करता है कि वुमेन कौन सा काम कर सकती है और कौन सा नहीं कर सकती, और इसके साथ ही आवश्यकता पर आधारित है कि कितने कितने वैकेंसीज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेडिकल और डेंटल ब्रांच केवल महिलाओं के लिए है, क्योंकि वहां उन्हें अंदर अंदर काम करना होता है और पुरुषों को अनुमति नहीं है। वास्तव में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं हैं कि इन शाखाओं में पुरुषों को अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि मेडिकल और डेंटल सिर्फ लेडीज के लिए है, महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुषों को भी अनुमति दी जानी चाहिए, जैसे जेएजी के पोस्ट पर महिलाओं की। इफ जेएजी पोस्ट आर जेंडर न्यूट्रल, वाई फ्यूअर वुमेन आर अलाउड। मतलब अगर वो न्यूट्रल है, तटस्थ है, तो फिर कुछ ही वुमेन क्यों अलाउड किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब यहाँ तो फिर अगर वो न्यूट्रल है, पूरा तटस्थ है, तो फिर इक्वल 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 वैकेंसीज दें फीमेल एंड मेल को, फिर जेंडर न्यूट्रल कैसे हुआ? हालांकि पीठ ने पूछा कि लिंग तटस्थ कैसे कहा जा सकता है जब उच्च योग्यता वाली महिला उम्मीदवार योग्य नहीं है, क्योंकि रिक्तियां अभी भी लिंग के आधार पर विभाजित है। उन्होंने कहा कि जो वैकेंसीज है वो लिंग के आधार पर विभाजित है, कि मान लीजिए मेल को जो है 70% रिक्तियां मिलेगी और फीमेल को 30%, इस आधार पे वो डिवाइडेड है। और जो उच्च योग्यता वाली महिला है वो भी योग्य नहीं है, क्योंकि 30% तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो बची हुई है वो सिलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि योग्यता विभाजित है लिंग के आधार पर। लिंग तटस्थता का मतलब 50-50% नहीं है। लिंग तटस्थता का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लिंग से आते हैं, अदालत ने कहा। अदालत ने यह कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लिंग से आते हैं। पीठ ने कहा केंद्र सरकार की इस दलील पर भी आपत्ति जताई कि अगर महिला जेएजे अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लड़ाकू के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें युद्ध बंदी बनाए जाने का जोखिम रहता है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर वो महिला जेएजी को नियुक्त कर देते हैं और वहां पे सीमा के ऊपर उन्हें बंदी बना दिया जाता है,
तो फिर बाद में वहाँ जोखिम है ये उनके लिए, तो उनके लिए ही ऐसा किया गया, उनके फायदे के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल प्रवेश योजना 31वें कोर्स के लिए चयन प्रक्रिया में लैंगिक असमानता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 31वां कोर्स है ये, और इसके ऊपर रिट याचिका दायर हो चुकी है। न्यायालय ने पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए असमान रिक्तियों को आरक्षित करने और सेना की नीति को आलोचनात्मक की जांच की और कहा कि योग्यता को लिंग आधारित कोटा पर वरीयता दी जानी चाहिए। यह देखते हुए लिंग तटस्थता का मतलब 50-50 नहीं है। न्यायालय ने इस तरह के विभाजन पर बुनियाद पर ही सवाल उठा दिया जब कम आरक्षित सीटों के कारण उच्च रैंक वाली महिलाओं को नजरअंदाज किया। उनका कहना है कि अगर आपने मान लीजिए 50-50% भी रखा है, तो भी इतनी ज़्यादा उच्च रैंक की जो मतलब एबल है, जो योग्य हैं उस सीट को लेने के लिए, लेकिन अगर उन्हें ही नज़रअंदाज कर दिया गया, उन्हें ही नहीं लिया गया, तो फिर ये कैसे सही हुआ। यह याचिका 2 महिला उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी जो जेएजी प्रवेश योजना 31वें कोर्स के लिए उपस्थित हुई। कोई पुरुष समकक्षों की तुलना में 4वां और 5वां स्थान प्राप्त करने के बावजूद महिलाओं के लिए आवंटित रिक्तियों की सीमित संख्या के कारण उन्हें चयन से वंचित कर दिया गया। मतलब उन्हें सिर्फ इसलिए चयनित नहीं किया गया क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड थी। चयन मानदंडों के अनुसार महिलाओं को केवल 3 स्लॉट आवंटित किए गए थे, लेकिन 6 पुरुषों के लिए आरक्षित थे। तो ये 50-50% कैसे हुआ अगर मेल फीमेल का रेशियो 6/3 है, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने पूरी तरह से लिंग आधारित वितरण के आधार पर बाहर रखा गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ऐसे पाठ्यक्रम में महिलाओं के लिए कम पदों का ऐसा आरक्षण जिसे अन्यथा लिंग तटस्थ होने का दावा किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मतलब दावा किया जाता है कि इक्वल है, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं है, तो ये उनके आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सेना अपने दावे के बावजूद कि जेएजी कैडर सभी लोगों के लिए खुला है, सभी लिंगों के लिए खुला है। मतलब सेना सेना ने दावा किया कि जो जेएजी कैडर है वो सभी लिंगों के लिए खुला है। ये भेदभावपूर्ण रिक्ति नीति के पक्ष में योग्यता को दरकिनार किया जाता है। मतलब भेदभावपूर्ण नहीं है। आर्टिकल 14 और 16, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर किसी को एम्प्लॉय किया जा रहा है, कोई जॉब दी जा रही है या कुछ भी काम दिया जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी अवसर की समानता रहेगी। ये नहीं है कि आप पुरुषों को सिक्स पुरुष को अपॉइंट कर रहे हो और इधर थ्री महिलाओं को ही अपॉइंट कर रहे हो, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या राय भाटी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत संघ ने यह कहते हुए नीति का बचाव किया कि रिक्तियां परिचालन आकलन और जनशक्ति नियोजन के आधार पर निर्धारित की गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि लिंग विशिष्ट रिक्तियां सशस्त्र बलों की कई शाखाओं में मौजूद थी। मतलब कि ये लिंग विशिष्ट रिक्तियां हैं जो जो जेंडर के आधार पर वैकेंसीज आती हैं, वो बहुत सारे बलों में ये मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को अगर बॉर्डर पर तैनात करेंगे तो वहाँ उनका रिस्क है। उदाहरण के लिए बताया गया कि चिकित्सा और दंत चिकित्सा कोर महिलाओं के लिए विशेष है, ये पुरुष के लिए खुले नहीं है। बॉर्डर पर जो है ज़्यादातर महिलाओं को नहीं भेजा जाता क्योंकि उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग गलत है। इसके साथ ही जो डेंटल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, वहाँ पर पुरुष आवेदकों के लिए वो खुले नहीं है, वो महिलाओं के लिए है केवल। न्यायालय ने संघ द्वारा दिए गए तर्क के बारे में कड़ी आपत्ति जताई। बेंच की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने टिप्पणी की कि लिंग तटस्थता का मतलब 50-50% नहीं है। लिंग तटस्थता का मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लिंग से आते हैं। अगर 10 महिलाएं योग्यता के आधार पर योग्य है, 10 को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि 30 महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हैं, तो 30 को ही शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि 2 वैकेंसीज आई और 2 महिलाओं को शामिल कर लिया गया, हालांकि योग्य 10 थी, तो इसका मतलब जेंडर इक्वलिटी नहीं होता। इसका मतलब ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। पीठ ने सेना अधिनियम की धारा 12 की संघ की निर्भरता की भी जांच की, जो सरकार को विशिष्ट सेवाओं में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। मतलब कि जो धारा 12 है, धारा 12,
वो सरकार को विशिष्ट सेवाओं में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है कि कुछ ऐसे काम होंगे जिनके अंदर फीमेल को अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि ये ध्यान दिया गया कि जब एक बार किसी विशेष शाखा जैसे जेएजी में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो लिंग विशिष्ट नीतियों के माध्यम से संख्यात्मक सीमाएं लगाना संवैधानिक रूप से संदिग्ध हो जाता है। मतलब एक बार अलाउ कर दिया लेकिन उसके बाद फिर से आप उसकी लिमिटेशन लगा रहे हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब तीसरे लिखित सबमिशन में पहली बार आपने प्रासंगिक नीति रखी है, इसका स्रोत पाया जाना चाहिए। धारा 12 आपको अनुमति मिलने के बाद संख्याओं को प्रतिबंधित करने की शक्ति नहीं देती। मतलब धारा जो 12 है वो ये कहती है कि महिलाओं के प्रवेश को कुछ विशिष्ट सेवाओं में नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहती कि उनको लिमिट ही कर दो। उनकी योग्यता के आधार पर तो एटलीस्ट उनका चयन होना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने भी इस तर्क को चुनौती दी कि महिला जेजे अधिकारियों की नियुक्ति से परिचालन जोखिम पैदा हो सकता है जो युद्धबंदी बनाए जाने की संभावना है। मतलब उन्होंने ये कहा कि उससे जो है वो जोखिम पैदा हो सकता है महिला जेएजी अधिकारियों के लिए। उन्होंने कहा मैंने पढ़ा है कि एक महिला पायलट राफेल विमान उड़ा रही थी। जो भी पहलगाम का अटैक हुआ तो उसके कारण जो स्ट्राइक की गई थी ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके अंदर एक महिला पायलट राफेल विमान उड़ा रही थी। आप उसका नाम कमेंट करेंगे। अगर वायुसेना में ऐसा संभव है तो सेना में क्यों नहीं? मतलब वायुसेना में अगर फीमेल को अलाउड किया जा रहा है तो फिर सेना में क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक नीतिगत निर्णय है, लेकिन फिर भी किसी को ये सवाल पूछना चाहिए। आप हमें बताएंगे कौन सी महिला पायलट थी जो राफेल उड़ा रही थी? इसके साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं में से अशनूर कौर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें अगले उपलब्ध जेएजी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मतलब जो नेक्स्ट आएगा उसमें उनको शामिल किया जाएगा। दूसरी याचिकाकर्ता के लिए चूंकि उन्होंने मामले के लंबित रहने के दौरान भारतीय सेना में एक पद स्वीकार कर लिया है, मतलब कि उन्होंने जेएजी का उनका वैसे तो हो गया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद मामला चल ही रहा था कि उन्होंने दूसरा पद ले लिया नौसेना में, उसको छोड़ दिया जेएजी के पद को। इसलिए न्यायालय ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वह अपनी वर्तमान सेवा जारी रखना चाहती हैं, जेएजी योजना के माध्यम से नियुक्ति चाहती हैं। मतलब उसने नौसेना जो है, नेवी में जो है उसने ले लिया है, पोस्ट पद ले ली है। लेकिन इसके साथ ही न्यायालय ने उनको पूछा है कि क्या आप अपनी नौसेना की जो पद है वो जारी रखना चाहती हैं या जेएजी के माध्यम से नियुक्ति चाहती हैं। तो ये उनके सामने ऑप्शन रखा गया है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। कौन सी महिला राफेल उड़ा रही थी इसका नाम आप हमें बताएंगे, और इसके साथ ही ये थी न्यूज़ जो जेएजी के समान पदों के बारे में बातचीत करती है। थैंक यू सो मच।